नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 मई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टारगेट प्रीलिम्स 2022 की जो सीरीज चल रही है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सेकेंड लेक्चर है वो कल यानी कि 17 मई को प्रातःकाल 10 बजे से आपके इसी YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा और उसका पूरा फायदा उठाइएगा। चलिए अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, नेपाल में स्थित लुम्बिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार रानी महाप्रजापति गौतमी ने लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रजापति गौतमी की बात करी जा रही है ये गौतम बुद्ध की मौसी कही जाती हैं। तो इन्होंने जन्म नहीं दिया था, इनके पास गौतम बुद्ध कई वर्षों तक रहे थे। इनकी जो माता थी वो थी माया देवी, या कई बार उनको महामाया भी कई पुस्तकों में लिखा होता है उनके बारे में। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की तरफ नजर डालते हैं तो लिखा हुआ है कि अशोक ने लुम्बिनी का दौरा किया था और सम्राट की यात्रा की स्मृति में लुम्बिनी में एक स्तंभ स्थित है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। ऐसा कहा जाता है, कई बारी आप ये भी पुस्तकों में देखेंगे एक नाम लिखा होता है रुम्मनदेई स्तंभ। कई बार इसको भी लुम्बिनी स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और दूसरा एक स्तंभ है और नेपाल में है जिसको बोलते हैं निगाली सागर स्तंभ। तो ये दोनों ही स्तंभ अशोक ने स्थापित कराए थे। रुम्मिनदेई की बात करें तो ये भी नेपाल में ही स्थित है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब रुम्मिनदेई में अशोक का भ्रमण हुआ था तो इन्होंने जो बलि कर लगता था, एक धार्मिक कर था, तो उसको भी माफ कर दिया था। ठीक है। और अगर नेपाली की सागर बात करें तो यहां पर कनक मुनि संत थे, तो उनके स्तूप का निर्माण भी यहां पर निगाली सागर में अशोक ने करवाया था। इस वजह से दूसरा वाला कथन हमारा सत्य हो जाता है। विश्व धरोहर समिति के आगामी सत्र में लुम्बिनी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यह गलत है, अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तो इसमें हमसे सही कथन पूछे गए थे तो केवल दूसरा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये चर्चा में क्यों आया? जैसा कि आपको पता है कि आज है 16 तारीख और आज हमारे प्रधानमंत्री नेपाल गए हुए हैं और नेपाल में लुम्बिनी में एक शिलान्यास समारोह में वो हिस्सा लेंगे। तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गई थी। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो इस वजह से जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट 75I से है। आई यहां पर इंडिया को सूचित करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट 75 आपको पता होना ही चाहिए था क्या था। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडियन जो नेवी है उसको 6 सबमरीन बनानी थी स्कॉर्पियन क्लास की। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 सबमरीन का प्रस्ताव प्रोजेक्ट 75I में दिया गया था। प्रोजेक्ट 75I से पहले एक प्रोजेक्ट चलता था जिसको प्रोजेक्ट 75 कहते थे। तो इसके अंदर भी 6 सबमरीन बनाई जानी थी जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बात करते हैं कलवरी की, खंदेरी की, वेला, वागीर, करंज, वागशीर, ये जो 6 सबमरीन है कलवरी, खंदेरी, वेला, वागीर, करंज और वागशीर, ये सब प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आनी थी। और प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो 6 सबमरीन आ रही हैं वो किस क्लास की हैं? स्कॉर्पियन क्लास की। ये बेसिकली यहां पर क्या होना है कि यहां पर जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनका निर्माण करा जाएगा। अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में क्या होता है, इसमें ये चूंकि डीजल से चलती है तो डीजल को दहन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो सबमरीन होती है ये 300 मीटर की गहराई में 300 मीटर की गहराई में ये अपना काम भली भांति कर सकती है। दूसरा, इसको क्या है कि ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सतह में आना पड़ता है। तो सतह में आने के बाद ये अपना ऑक्सीजन लेती है और वापस से 300 मीटर की गहराई में जा सकती है। दूसरा क्या होता है कि इसको अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी सतह में आना पड़ता है। तो इस वजह से दुश्मन की नजर में ना आ जाए, इसका एक समाधान निकाला गया और उसको बोला गया अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली। ठीक है, तो इससे लैस पनडुब्बियों के डीजल इलेक्ट्रिक वर्ग के स्वदेशी वर्ग की परिकल्पना करी गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली, इसको टेक्नोलॉजी को विकसित करा गया और यह बोला गया कि भाई इसी टेक्नोलॉजी से हम जो अपनी 6 सबमरीन बनाएंगे उनको युक्त करेंगे ताकि इन सबमरीन को, जो डीजल सबमरीन होती हैं, इनको बार बार सतह में आना ना पड़े। इस टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है। और डीआरडीओ के अंतर्गत एक लैब आती है जिसको बोलते हैं नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला लैब, NRML। तो ये लैब जो है बेसिकली वो नेवी के साथ काम कर रही है और यही AIP टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो ये टेक्नोलॉजी NRML लैब ने बनाई है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गोपनीयता और घातकता जो है हमें
अपनी सबमरीन्स की बहुत कई गुना बढ़ानी है, इसलिए बैटरी चार्ज करने की बात हो या फिर जो ऑक्सीजन लेने की बात हो, तो उसके लिए कम से कम सतह पर आना पड़े, अधिक से अधिक समय तक जो सबमरीन है वो पानी के भीतर रहे, इस टेक्नोलॉजी का यूज यहां पर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं श्री राजीव कुमार जी। इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, इस वजह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये चर्चा में रहे। जो हमारे इसके पहले 24वें चुनाव आयुक्त थे वो थे श्री सुशील चंद्रा जी, ठीक है, तो ये रिटायर हो गए। इसके बाद 25वें अब ये बने हैं राजीव कुमार। अब ये जो राजीव कुमार 25वें बने हैं, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2025 तक। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल की जो बात करें तो कार्यकाल इनका संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है, बट इनको इस कार्यकाल तक सेवा में रखा जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सीईसी का वही दर्जा, वेतन और भत्ते इनको मिलते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्धारित है। बिल्कुल सही बात है। इनको वही सेम सैलरी मिलती है, वही सेम भत्ते मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं। इनको साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको इसी आधार पर हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के योग्यता के संबंध में, यहां योग्यता की बात हो रही है, संविधान में स्पष्ट निर्देश है। यह कथन गलत हो जाएगा। बात करी जाए, जैसे मैंने आपको बताया, योग्यता की बात कर लें या इनके कार्यकाल की बात कर लें, ठीक है, या बात कर लें कि सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ये कहीं और नियुक्ति से क्या वंचित हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये अपने रिटायरमेंट के बाद ये दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं, ठीक है, इनको दूसरी नौकरी से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो योग्यता के बारे में भी नहीं है, कार्यकाल के बारे में भी नहीं है, तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इस वजह से चौथा कथन हमारा गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 1 2 3 क्यों चर्चा में था मैंने आपको बता दिया। चौथे प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। कौन सा कप संबंधित खेलों की जोड़ी सही है? देखिए आजकल आपने सुना ही होगा चर्चा में, जो भारत ने क्या करा है, भारत की जो बैडमिंटन की टीम है उसने थॉमस कप जीता है, और इसने हराया किसको है, यह भी चीज याद रखिएगा, इसने हराया है इंडोनेशिया को। कितने से? 3-0 से। इंडोनेशिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई इंडोनेशिया जो है वो 14 बार चैंपियन रह चुकी है थॉमस कप की। तो हमने ऐसी इतनी ताकतवर टीम को हमारी भारतीय बैडमिंटन टीम ने हराया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बधाई दी है हमारी भारतीय टीम को। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें, लक्ष्य सेन की बात करें, तो ये कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इंडिया को एक रिकॉर्ड जीत दिलाई 3-0 से। जितने भी मैच इंडोनेशिया के साथ इंडिया के हुए वो सब में इंडिया ने जीता। तो लिखा हुआ है थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, तो ये आपको पता ही चल गया। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से, ये भी कथन एकदम सत्य है। राइडर कप की बात करते हैं तो वो गोल्फ से संबंधित है। यहां पर तीनों ही जो युग्म है वो सत्य हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1 2 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, इस न्यूज को याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछी जा सकती है, और यूपीएससी में जिस तरीके से खेल से प्रश्न आए हुए हैं तो इसको पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मीथेन हाइड्रेट से संबंधित है। यह हमारे पिछले वर्षों में 2019 में पूछा गया था प्रश्न। मीथेन हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? मीथेन हाइड्रेट का, इसको कई बारी फायर आइस भी बोलते हैं, ठीक है, कई बारी इसको मीथेन आइस भी बोलेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये जहां पर वर्ड आएगा, या इसको बोलेंगे मीथेन क्लैथरेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों शब्दों का मतलब यही होता है कि मीथेन हाइड्रेट की बात हो रही है। अब इसको हाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये बर्फ का टुकड़ा होता है जो कि ऐसा क्रिस्टल फॉर्म में होगा। इस बर्फ के टुकड़े में क्या होगा ना, जल क्या करेगा, जो मीथेन होती है, इसको, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 बोलते हैं। तो इसको क्या करता है? इसको ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने का मतलब है इसको अपने अंदर कैद कर लेता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो जल का टुकड़ा होता है उसके अंदर मीथेन गैस जो है वो बंद हो जाती है। तो ये जो क्रिस्टल होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मीथेन हाइड्रेट बोल देते हैं। अब ये मीथेन हाइड्रेट को उत्पन्न होने के लिए ना बहुत ही, जिसको बोलते हैं, कम तापमान चाहिए होता है, और इसके साथ साथ बहुत अधिक दबाव चाहिए होता है।
इस दो चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, इसको आपको लिखना भी होगा। तापमान कम होना चाहिए और दबाव बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं जहां पर अवसादों का निक्षेपण होता रहता है, तो वहां जाहिर सी बात है जो दबाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पहले अवसाद की एक लेयर, एक परत आएगी, फिर उसके ऊपर निक्षेप की दूसरी परत, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से जो अवसादों का निक्षेपण होता जाएगा उससे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पर जो कार्बनिक पदार्थों का जमाव होता है उससे मीथेन बनती है, और बहुत समय के बाद यदि वहां पर, अब समुद्र के जितनी अंदर जाएंगे तो वहां पर तापमान जो है वो कम होता जाएगा। तो ऐसे कम तापमान पर और अधिक दाब पर क्या होता है कि जो वहां जल होता है वो क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है, और क्रिस्टल के रूप में बदलते ही वो अपने अंदर मीथेन अगर वहां पे उत्पन्न होती है तो उसको कैप्चर कर लेगा। तो उसी को हम लोग मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। तो इसके बारे में लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग इन निक्षेपों से मीथेन गैस के निष्कासन को तीव्र कर सकती है। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया तापमान कम होना चाहिए और दाब अधिक होना चाहिए, तभी ये जो बर्फ का टुकड़ा है, जो क्रिस्टल का टुकड़ा है, इसके अंदर मीथेन रहेगी। अब सोचिए अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो होगा क्या? होगा कि ये जो क्रिस्टल है ये पिघलना स्टार्ट कर देगा, और पिघलेगा तो ये जो मीथेन है ये वायुमंडल में इसका उत्सर्जन हो जाएगा। तो पहला वाला कथन एकदम सत्य हो जाता है। मीथेन हाइड्रेट के बड़े भंडार आर्कटिक टुंड्रा में और समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, ये दो ही जगह पाए जाएंगे, या तो वो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाएंगे, टुंड्रा का मतलब है उच्च अक्षांशों में, ठीक है, जहां पर जो टेम्परेचर होता है वो परमाफ्रॉस्ट होता है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कई दिनों तक टेम्परेचर जो रहा है वो नीचे रहा हो, और समुद्र के नीचे, क्योंकि वहां पर भी तापमान कम होगा और दबाव बहुत अधिक होगा। वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करता है। बिल्कुल सही कथन हो जाता है। देखिए होता क्या है, ये जो हाइड्रेट मैंने आपको बताया, यहां पर मीथेन इसमें बंद होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो मीथेन क्या करेगी, वायुमंडल में चली जाएगी। अब जब वायुमंडल में इसका उत्सर्जन हो जाएगा तो ये मीथेन में होता क्या है, कार्बन होगा और हाइड्रोजन, यहां पे भी तो कार्बन हो रहा है, तो इसके अणुओं में खास बात ये होती है कि धीरे धीरे करके किस में बदल जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब देखिए इससे दो नुकसान है। पहला, एक तो जो मीथेन है वो खुद में कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्या करेगी, ये वैश्विक ऊष्मण को बढ़ाएगी, ठीक है। और दूसरा, ये खुद भी वैश्विक ऊष्मण को बढ़ा रही है, और दूसरा जब ये CO2 में बदल जाएगी तो अब CO2 का सांद्रण वायुमंडल में अधिक कर देगी, तो वो भी वही काम करेगा, जो ऊष्मण है, वैश्विक ऊष्मण, उसको बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला कथन भी हमारा सत्य हो जाता है। यहां पर सही उत्तर पूछा गया था तो तीनों ही कथन सही है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए आज के तथ्य में हम लोग बात कर लेते हैं विशेष आहरण अधिकार के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, बहुत बार आप इसको न्यूज में सुनते होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको इसको पता भी होगा। अब IMF में एक यूनिट होती है जिसको बोल देते हैं विशेष आहरण अधिकार। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसको स्थापित कब करा गया था, 1969 में इसको अपने सदस्य देशों के लिए स्थापित करा गया था। अब यहां पर जो मुद्राएं शामिल हैं इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, या यूपीएससी में आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी मुद्रा नहीं है। तो अमेरिकन डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की जो मुद्रा है रोनिम्बी, जापानी येन, और ब्रिटेन का पाउंड, ठीक है। सबसे लेटेस्ट इसमें सबसे बाद में जो मुद्रा जोड़ी गई है वो चीन की मुद्रा जोड़ी गई है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया, ये चर्चा में इसलिए आया कि IMF ने अभी क्या करा हुआ है कि डॉलर का और जो चाइना की मुद्रा थी, इसका SDR में, जो SDR की बास्केट होती है, बास्केट का मतलब होता है एक टोकरी जहां पर SDR के ही सारी मुद्राएं रखी होती हैं, तो उसमें डॉलर की और चाइनीज युआन, जिसको रोनेम्बी भी बोलते हैं, इसको युआन भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो इन दोनों की जो वेट थी, इन दोनों का जो वजन था, वजन का मतलब है इनकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब देखिए ये हर 5 वर्ष में इसका रिव्यू करता है IMF। तो 2016 में जो चाइना की मुद्रा थी युआन या रोनिम्बी, ये IMF की ये टोकरी में शामिल करी गई थी, SDR की टोकरी में, और अभी क्या है 2022 चल रहा है और इसको वापस से इसके मूल्य को बढ़ा दिया गया है। तो कितनी तेजी से जो चाइना है वो अपनी उसकी जो मुद्रा है वो प्रगति कर रही है, यहां से आपको देखने को पता चलेगा। अब देखिए जो SDR होते हैं, तो SDR होते क्या है, देखिए यहां पर हर देश का अपना एक कोटा होता है। कोटा, IMF में एक कोटा होता है, ठीक है। कोटे का मतलब होता है कि आप ऐसे समझो, जिस देश की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बहुत अधिक होगा, जिस देश में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो कितना खुला हुआ है। खुला का मतलब है कि यहां पर कोई भी कंपनी जो विदेशों की है वो आती है, या फिर जो विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो कितनी आसानी से आ सकता है, वो कितना ज्यादा है, ठीक है। या बात करें किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, वो कितना ज्यादा है। तो ये सारे जो पैरामीटर होते हैं, कारक होते हैं, इनसे किसी देश का कोटा निर्धारित होता है। तो जितना अच्छा ये सब कारक होंगे उतना ज्यादा उसका कोटा होगा, और जितना ज्यादा कोटा होता है IMF में, उतना उसको वोटिंग के जो अधिकार होते हैं, जो मतदान के अधिकार होते हैं, वो उतने ज्यादा होते हैं। जैसे बात करें USA की, तो आज की डेट में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज्यादा अधिकार है
आईएमएफ के एसडीआर में। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि कोटा क्या होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या होता है, ये जो कोटा होता है ना, इसको एसडीआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको कैसे बदल सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल ली, तो उस मोटरसाइकिल, अभी मैं एक तरफ बोल रहा हूं मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि मेरे पास 50,000, उसका मूल्य कितना है 50,000। तो इस मोटरसाइकिल का मैंने मूल्य कितना लगाया 50,000। तो ये देखिए, ये कोटा जो है वो कन्वर्ट किस में हो गया, किसी मुद्रा में। तो इसी तरीके से क्या होता है, कोटा को वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके मूल्य में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए का 17% कोटा है, तो जितना अधिक कोटा होगा उतना अधिक एसडीआर उस पर्टिकुलर देश को मिलने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, कोई देश जो है वो एसडीआर लेता है तो उसको फायदा क्या है, उसको फायदा है, अब एसडीआर जो होता है, अब हमको पता है कि कोई भी आपातकाल स्थिति में, मान लीजिए जैसे कोरोना का टाइम हो गया, अब भारत को कहीं से कच्चा तेल आयात करना है, तो वो किसी दूसरे देश से बोलेगा कि भाई हमें कच्चा तेल दे दो, तो कोई दूसरा देश उसको कच्चा तेल देगा, तो भारत जो कच्चे तेल का भुगतान करेगा वो किस में करेगा, वो उसी देश की करेंसी में करेगा या वो डॉलर में करेगा। तो ये जो डॉलर है, एक तो तरीका है कि विदेशी मुद्रा भंडार यूज करो, एक तो तरीका है कि आप एसडीआर, भारत के पास भी एसडीआर होता है, आपने पढ़ा होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कई सारे घटक होते हैं, तो उसमें एक होता है सोना, एक होता है एसडीआर, एक होता है विदेशी मुद्रा आस्तियां, तो उसमें से देखिए एसडीआर भी है। तो भारत के पास एसडीआर है, इसका मतलब भारत के पास इन 5 मुद्राओं का एक टोकरी है, उसके पास इतनी 5 मुद्राएं जो है वो इतनी मात्रा में है। अब कभी भी भारत को कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो इस टोकरी से मुद्रा निकालकर और उस देश को दे के और जो भी सामान है वो ले सकता है। तो एसडीआर का आपातकाल में भी जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार का यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से एसडीआर का भी यूज कर सकते हैं। अब जो ये देश होते हैं, जो आईएमएफ के सदस्य देश होते हैं, ये आईएमएफ से एसडीआर लेते हैं। तो एसडीआर कैसे लेंगे, वो आईएमएफ में कुछ पैसा वो देते हैं। ठीक है, अपने जितना मैंने आपको बताया इस क्राइटेरिया के हिसाब से, ये जो योग्यताएं बताई, इस योग्यता के हिसाब से देशों का कोटा निर्धारित हो जाता है। वो उस कोटे का जो पैसा है वो आईएमएफ के पास जमा कराते हैं और आईएमएफ से उतनी मुद्रा में एसडीआर वो ले लेते हैं। तो जितना कंट्री जो है, जितना किसी देश का कोटा होगा उतना ही एसडीआर उसको मिल जाएगा, और जितना कोटा होता है उतना ही उसको आईएमएफ से लोन लेने में भी आसानी होती है, उतनी ही मात्रा में उसको लोन मिल भी जाता है। तो ये होते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉनिंग राइट्स। ठीक है, ये क्यों चर्चा में थे मैंने आपको बता दिए। आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो आपकी आगामी परीक्षा आ रही है तो उसके लिए खूब अच्छे से पढ़िए, बिना दबाव के पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स पे मेन ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।